कहानी शुरू होती है समुद्र तट पर बसे 4 राज्यों से। एक राज्य जिसका नाम माउई है, दूसरा ओहियो, तीसरा ओआहू और चौथा कवाई। वैसे ये चारों राज्य एक पुरानी भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं। भविष्यवाणी कहती है कि एक दिन कोई आएगा जो इन चारों राज्यों को एक कर देगा। लेकिन क्यों? क्योंकि ये चारों राज्य लगातार आपस में युद्ध कर रहे हैं और जिस व्यक्ति को इन्हें एकजुट करने का कार्य सौंपा गया है उसे इस युद्ध को समाप्त करना होगा और सबको शांति से रहने देना होगा। अब हम उन राज्यों से आगे बढ़ते हैं कुछ लोगों की ओर जो समुद्र के बीचों बीच एक नाव में यात्रा कर रहे हैं। उनके नेता का नाम है कियाना। कियाना बहुत बहादुर है, साहसी है और निडर भी। उदाहरण के लिए जब उसने पानी में एक शार्क देखी तो वो बिना किसी डर के खुद पानी में कूद गया और उसका शिकार करने निकल पड़ा। उसने क्या किया? कियाना ने रस्सी से शार्क को ऐसे बांध लिया जैसे कोई चरवाहा अपने जानवर को बांधता है। फिर उसने कुछ मिट्टी उठाई और शार्क के गलफड़ों में भर दी ताकि वो सांस न ले सके। और सच में कियाना सफल हो गया। उसने शार्क को इतनी आसानी से पकड़ लिया मानो झील में कोई छोटी सी तिलापिया मछली पकड़ रहा हो। प्रिय दर्शक, तो अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखें। खैर, कियाना और उसका दल उस मछली को लेकर लौटते हैं। वे उसे टुकड़ों में काटते हैं और वापस अपने गांव पहुंचते हैं। वहां कुछ बच्चे कियाना के घर में खेल रहे होते हैं। उन्हें एक वस्त्र मिलता है जो कियाना का होता है। वो वही वस्त्र था जो योद्धा पहना करते थे, खासतौर पर माउई साम्राज्य के योद्धा। बच्चों में से एक ने उत्सुकता से पूछा, कियाना, आप माउई में अपना ऊंचा पद छोड़कर यहाँ क्यों रहने आए? कियाना मुस्कुराया और बोला, मैं युद्ध से बहुत थक चुका हूँ, अब बस शांति से जीना चाहता हूँ, इसलिए माउई छोड़कर यहाँ बस गया। तभी उसकी पत्नी कैपुई वहां आती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, क्या बात है, मैं देख रही हूँ कि तुम बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हो, तो क्यों ना हम भी एक बच्चा पैदा करें? असल में तुम्हें बताऊं, हम एक बच्चा पैदा करने वाले हैं और मैं तुम्हारी मंजूरी का इंतजार नहीं करूंगी। स्पष्ट था कि कैपुई सचमुच कियाना के साथ एक परिवार शुरू करना चाहती है। उसी समय माउई राज्य से दूत आते हैं जिन्हें राजा ने खुद भेजा था। किसके लिए? कियाना के लिए। उन्होंने कहा, सुनो कियाना, राजा ने तुम्हें तुरंत बुलाया है और साथ ही बोले तुम यहाँ 3 मौसम से रह रहे हो, अब काफी हुआ। कियाना शांत स्वर में बोला, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा सिर्फ इसलिए क्योंकि राजा ने बुलाया है, लेकिन इसके अलावा किसी और चीज की उम्मीद मत रखना। कियाना अपने परिवार के साथ दूतों के साथ निकल पड़ता है माउई राज्य की ओर। वहां पहुंचने पर उसे राजा का बेटा किली इंतजार करते हुए मिलता है। किली कियाना का बहुत बड़ा प्रशंसक है। वो उसे अपने बड़े भाई की तरह मानता है। किली कहता है, वाह कियाना, याद है वो पुराने दिन जब तुम सेना की कमान संभालते थे? कोई भी राज्य हमारे सामने टिक नहीं पाता था। कियाना हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, कोई भी कोशिश मत करना किली, मुझे फिर से सेना में वापस लाने की। मैं अब किसी भी युद्ध में लौटने का इरादा नहीं रखता। अब मैं अपनी जिंदगी आजादी से जी रहा हूँ। जब वो राजा से मिलने जा रहे होते हैं तो रास्ते में माउई की सेना को प्रशिक्षण लेते हुए देखते हैं। वहां एक योद्धा था जो इतनी सटीकता से भाला फेंकता था कि एक मक्खी भी बच नहीं पाती थी। राजा का सलाहकार, जो कियाना से बेहद नफरत करता था, आगे बढ़कर छोटी मुस्कान से कहता है, अरे कियाना, क्यों ना हमें अपने गौरवशाली दिनों की एक झलक दिखा दो? उसने कियाना को उस भाला फेंकने वाले योद्धा से मुकाबले की चुनौती दे दी। कियाना ने बिना एक पल सोचे चुनौती स्वीकार कर ली। वो आदमी भाले फेंकने लगा, एक के बाद एक, लेकिन एक भी भाला कियाना को छू तक नहीं पाया। बल्कि कियाना उन भालों को हवा में ही पकड़ लेता और जमीन में गाड़ देता। फिर अचानक वो बिजली की तरह दौड़ा, उस आदमी को पकड़ लिया, उसकी दोनों भुजाएं तोड़ दी और उसकी पीठ पर 2-3 तेज वार किए। उसके बाद मानो कुछ हुआ ही ना हो। कियाना शांत होकर आगे बढ़ा और राजा को प्रणाम किया। राजा, जिसका नाम काया किली था, उसने कियाना का आदरपूर्वक स्वागत किया और उसके साथियों नाही और नाम का भी गर्मजोशी से अभिवादन किया। इसके बाद पूछता है, महाराज, बात क्या है? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हमें अपने शहर की रक्षा के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। कियाना ने शांत भाव से उत्तर दिया, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, और वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। लेकिन तभी राजा ने कहा, रुको, सावधान रहो, भविष्यवाणी सच होने लगी है और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कियाना। तुम चुने गए हो क्योंकि तुम युद्ध में अविश्वसनीय रूप से कुशल हो, फिर भी तुम्हें युद्ध से नफरत है और ज्यादातर लोग तुमसे बेहद प्यार करते हैं। इसके अलावा हमने अफवाहें सुनी हैं कि ओहाऊ राज्य हम पर हमला करने की योजना बना रहा है। कियाना ने जवाब दिया, ओहाऊ का राजा तो युद्ध पुरुष भी नहीं है, वो अभी बहुत जवान है। लेकिन काया किली ने कहा, यह बात राजा की नहीं है, इस सब के पीछे महायाजक का हाथ है। वो आदमी हमसे नफरत करता है और किसी भी तरह हमें मिटाना चाहता है, तो कृपया कियाना हमारी मदद करो। कियाना ने कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोली, ठीक है, मुझे इस पर विचार करने दो, और वो वहां से चला गया। कियाना अपने लोगों के पास लौटा और उन्हें राजा की कही हर बात बताई। फिर वो बोला, ईमानदारी से कहूं तो मुझे इनमें से किसी पर भी विश्वास नहीं है। लेकिन उसका समूह राजा की बातों से काफी सहमत दिख रहा था, खासकर कियाना की पत्नी, जिसे अपने पति के चुने जाने का विचार बहुत पसंद आया था। फिर भी कियाना ने इसे दिल पर नहीं लिया। वो शांत रहा और सब कुछ तर्कसंगत रूप से सोचता रहा। अगली सुबह राजा खुद उससे मिलने आया। उसने कहा, चलो टहलते हैं। चलते समय काया किली ने कहा, ये युद्ध अब निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है, और शायद यही युद्ध हमारे चारों राज्यों को एकजुट करने का कारण बनेगा। कियाना, तुम्हें इसमें हिस्सा लेना ही होगा, क्योंकि जब बात नेतृत्व की आती है तो तुम सबसे बेहतरीन हो। फिर वो उसे एक पुरानी झोपड़ी की ओर ले गया जिसके अंदर कुछ अजीब सा था। कियाना ने पूछा, अगर आप बुरा ना माने तो बताइए, इस झोपड़ी में क्या है? राजा ने गहरी सांस ली और कहा, ये तुम्हारे पिता के अवशेष हैं। देखो कियाना, ओआऊ का महायाजक तुम्हारे पिता के अवशेषों तक पहुंचना चाहता था ताकि उन्हें अपवित्र कर सके, लेकिन शुक्र है हमने उन्हें उसके पहुंचने से पहले ही बचा लाया। उन्हें ले जाओ कियाना और अपने पिता को उचित अंतिम संस्कार दो। राजा के इन शब्दों से कियाना का दिल भारी हो गया। वो अपने पिता के अवशेष लेकर अपने लोगों के पास लौटा और बस बिना कुछ बोले उन्हें आग में समर्पित कर दिया। सब लोग रोने और विलाप करने लगे मानो उनके सामने ही कोई अभी अभी चला गया हो, और धीरे धीरे वो रात भी बीत गई। अगले दिन कियाना समुद्र किनारे खड़ा था। तभी एक भविष्यवक्ता टाला नाम की महिला उसके पास आई।
कियाना ने पूछा, मुझे सलाह दो टाला, क्या मुझे इस युद्ध में जाना चाहिए या नहीं? टाला बोली, अपने पिता का हाथ पकड़ो। कियाना ने उलझन में पूछा, मेरे पिता का हाथ पकड़ने का क्या मतलब है? मैंने तो कल ही उन्हें जला दिया था। टाला ने कहा, तुम इसे स्वयं ही समझ जाओगे। और फिर वो अचानक गायब हो गई। कियाना वापस अपने लोगों के पास आया और अपनी पत्नी को बताया कि टाला ने क्या कहा, लेकिन उसने स्वीकार किया कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया। अब मैं समझ गया, ये लो, ये हथियार तुम्हारे पिता का था। मावी के योद्धा इसे अभी अभी मेरे पास लाए हैं, क्योंकि तुम्हारे पिता हमेशा इस हथियार को अपने हाथ में रखते थे। शायद टाला का मतलब यही था कि तुम्हें इसे संभालना चाहिए, और इसका मतलब है कि तुम्हें इस युद्ध में भाग लेना ही होगा। ये सुनकर कियाना के मन में जैसे तूफान उठ गया। उसने लंबी सांस ली और अंततः निर्णय लिया। उसने फिर से अपना युद्ध वस्त्र पहना और वो विचित्र डरावना हेलमेट सिर पर रखा। फिर वो राजा कायाकिली के पास पहुंचा और गंभीर आवाज में बोला, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी सेना को ओहियो के तट पर ले जाओ। हाँ, लेकिन हमला मत करो, बस अपनी स्थिति पर कायम रहो। इसी तरह ओआहू शहर अपनी रक्षा के लिए अपनी सेना भेजेगा। उस समय मैं पूर्व दिशा से प्रवेश करूंगा और मंदिर की ओर जाऊंगा। मैं उनके महायाजक को पकड़ लूंगा, उसे कुचल दूंगा और उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। उसके बाद मैं युवा राजा को सुरक्षित कर लूंगा। फिर तुम शहर में प्रवेश कर सकते हो। कायाकिली ने कहा, बहुत बढ़िया लगता है, चलो चले। तो कियाना और उसका समूह हिक्की को अलविदा कह देते हैं, क्योंकि वह योद्धा नहीं है, और वे उसे माउई में ही छोड़ देते हैं। बाकी सभी लोग कियाना के साथ हैं, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी, क्योंकि वह एक योद्धा है। कियाना ओआहू के पूर्वी भाग से प्रवेश करता है, जहां उसे कुछ योद्धा इंतजार करते हुए मिलते हैं। वे उसका विरोध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कियाना उन सबको नीचे गिरा देता है और उन्हें कुचल देता है। और जब लड़ाई अभी भी चल रही होती है, तो कियाना लोगों के बीच ताला को देखता है, लेकिन इस बार वह पूरी तरह काले कपड़े पहने हुए है। उसकी आंखें भी काली हैं और उसके चेहरे पर भय और दुख साफ दिखाई देता है। फिर वह अचानक हवा में गायब हो जाता है। कियाना को तुरंत महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह अपने लोगों को चेतावनी देता है और कहता है, अपनी आंखें खोलो, कुछ ठीक नहीं है। वे आगे बढ़ते रहते हैं और उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे एक अन्य समूह से टकराते हैं, लेकिन पता चलता है कि ये लोग सिर्फ किसान हैं, योद्धा नहीं। इसलिए कियाना उन्हें नुकसान पहुंचाने से इनकार कर देता है। ठीक उसी समय उसे माउई के युद्ध भौंकों की आवाज सुनाई देती है, जो शहर पर हमला करने का आदेश दे रही है। कियाना परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने राजा से कहा था कि वह अपने स्थान से ना हिले, लेकिन राजा फिर भी आगे बढ़ गया और शहर में प्रवेश कर गया। और वह कुछ बहुत ही अजीब काम करता है। वह अपने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को मारना शुरू कर देता है। उसके बेटे कुपुलोई को अपने पिता की हरकतों पर गहरा सदमा लगा है। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे उसका जरा भी अंदेशा नहीं था। उसके पिता ने अपने असली इरादों को उससे छुपा रखा था। और केवल इतना ही नहीं, कायाकिली फिर शहर के मंदिर में घुस जाता है और मंदिर में आग लगाने से पहले वहां मौजूद सभी लोगों को मार डालता है। जब तक कियाना वहां पहुंचता है, कायाकिली पहले ही सबको मार चुका होता है। जब कियाना उन सब लाशों का दृश्य देखता है, तो वह बहुत परेशान हो जाता है। और वह तब और भी अधिक विचलित होता है जब वह देखता है कि राजा शहर के युवा राजा को पकड़कर उसकी निर्मम हत्या कर रहा है। वह उससे भिड़ जाता है और कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोला। राजा जवाब देता है, सुनो, मैं भविष्यवाणी को जबरन पूरा करा रहा हूं। यह अपने आप नहीं होगा, इसलिए मैं इसे खुद से पूरा कर रहा हूं। मेरी योजना है कि मैं सभी राज्यों पर आक्रमण करूं, उन्हें अपने नाम पर लाऊं, और फिर ईश्वर की इच्छा से अंततः शांति आ जाएगी। कियाना को जो भी सुनाई देता है उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह क्रोधित हो जाता है और राजा से दूर चला जाता है। उस समय कुपी उसके पीछे दौड़ती है और कहती है कि मुझे अपने पिता की योजना के बारे में कुछ भी पता नहीं था। कियाना उसे कहता है, चाहे तुम्हें पता हो या ना हो, इन लोगों का खून तुम्हारे पिता के हाथों पर है और तुम्हारे हाथों पर भी। ये हम सब पर है, क्योंकि हमने उनकी मदद की थी। और फिर वह भी उससे दूर चला जाता है। तो उस समय कोली ने अपने पिता के सलाहकार से कहा, कियाना पर नजर रखो, और अगर तुम उसे कुछ भी संदिग्ध करते हुए देखो तो मुझे आकर बताओ। अब हम माउई की ओर वापस आते हैं, विशेष रूप से एक बहुत दूर इलाके में स्थित एक छिपी हुई गुफा की ओर। वहां पर एक लड़की है जिसका नाम कहूमनु है। उसकी माँ वह राजा कायाकिली की बहन है, लेकिन कायाकिली को यह पता नहीं है कि कहूमनु का अस्तित्व भी है, क्योंकि यह लड़की ओयाहू शहर के पूर्व प्रमुख की बेटी है, या यूं कहिए कि वह उस व्यक्ति की संतान है जो कभी ओयाहू पर राज करता था। वह मुखिया मर चुका है और उसकी जगह एक नया नेता आ गया है। जिस आदमी ने कहूमनु का पालन पोषण किया था, वह उसके पास आता है और उसे बताता है कि उसके चाचा कायाकिली ने ओयाहू में जो किया वह यही था, इसलिए अब यहाँ उसकी उपस्थिति खतरनाक है और उसे ओयाहू ले जाने की जरूरत है। वह उसे यह भी बताता है कि वह उसकी शादी ओयाहू के नए प्रमुख से कराने की योजना बना रहा है। और ध्यान रखें, ओयाहू माउई का कट्टर शत्रु है। लेकिन कहूमनु को इनमें से कुछ भी ठीक नहीं लगता। वह किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती जिसे उसने कभी देखा भी ना हो। वह बहुत परेशान हो जाती है और कुछ समय के लिए अकेले रहने चली जाती है। ओयाहू लौटकर कुपुलोई अपने पिता से भिड़ता है और कहता है, तुमने अभी क्या किया? तुमने मुझे अपनी योजना शुरू में क्यों नहीं बताई? पिताजी, तुमने जो किया वह गलत था। तुमने निर्दोष लोगों का सफाया कर दिया। हमें उनसे कोई समस्या नहीं थी। अब तुमने संघर्ष पैदा कर दिया है और दूसरे राज्य निश्चित रूप से हमारे खिलाफ हो जाएंगे। उसका पिता कहता है, चिंता मत करो बच्चे, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। मेरे पास एक योजना है और मैं उसे अंजाम देने जा रहा हूं। फिर वह अपने बेटे से कहता है कि वह 2 आदमियों को भेजे जो कियाना को उसके पास लाएं, क्योंकि वह उससे बात करना चाहता है। दोनों आदमी कियाना के पास जाते हैं और उसे उसके लोगों से दूर ले जाकर राजा के पास ले आते हैं। लेकिन जब राजा बैठक स्थल पर पहुंचता है तो उसे कियाना नहीं मिलता। वह केवल 2 आदमियों को मृत पाता है।
कियाना उन्हें पहले ही खत्म कर चुका था। राजा क्रोधित हो जाता है और अपने बेटे से कहता है, सुनो, मैं कियाना को जीवित चाहता हूँ। वहां कोई हड्डी या कुछ और है जिसे उसे पीसना या सूंघना या रगड़ना है। प्रिय दर्शक, इन आदिवासियों के साथ तरह तरह की अजीबोगरीब चीजें होती रहती हैं। लेकिन पता चला कि कियाना पहले ही एक नाव ले चुका था। वह अपने लोगों को इकट्ठा कर रहा था और माउई वापस भाग गया था। लेकिन चालाक शाही सलाहकार, जो राजा का भाई भी था, पहले से ही जानता था कि कियाना ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगा। इसलिए उसने तुरंत नावों को तैयार कर दिया ताकि वे उसका पीछा कर सके। कियाना और उसके लोग अपनी डोंगी में तेजी से नाव चलाकर माउई पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। नाव चलाते हुए उन्हें अचानक घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, यह कैसी आवाज है? और कियाना ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, क्योंकि उनमें से किसी को भी घंटी की आवाज का अंदाजा ही नहीं था। खैर, उन्होंने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं और बस चलते रहे जब तक कि वे आखिरकार माउई नहीं पहुंच गए। उतरते ही उन्होंने हिक्की को पुकारना शुरू किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कियाना ने कहा, सुनो तुम सब, उसे ढूंढने जाओ, मैं राजा के आदमियों का ध्यान भटका दूंगा, क्योंकि तब तक राजा के आदमी उन्हें पकड़ चुके थे। कियाना पूरी तरह शांत और आत्मविश्वास से चल रहा था। तभी राजा का एक आदमी अचानक उसके सामने आ गया। कियाना ने उसे अविश्वसनीय बल और तेजी से नीचे गिरा दिया, लेकिन मरने से ठीक पहले उसने एक जोरदार चीख मारी, जिससे राजा के बाकी आदमी सतर्क हो गए। वे सब कियाना का पीछा करने लगे, लेकिन अचानक वह ऐसे गायब हो गया जैसे हवा में उड़ गया हो। इसलिए राजा के आदमियों को मजबूरन 2 समूहों में बांटना पड़ा ताकि वे उसे पकड़ सके। दूसरी ओर माउई राज्य के तट पर कुछ नावें व्यापारियों के एक समूह को लेकर आ रही थीं। पता चला कि इन व्यापारियों के पास एक बड़ा जहाज था और कियाना और उसके समूह ने जो घंटी की आवाज सुनी थी वो वहीं से आई थी, लेकिन उन्होंने वो जहाज कभी नहीं देखा। व्यापारी द्वीप पर कुछ फल लेने आए थे क्योंकि वह भूख से मर रहे थे और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। उनके कप्तान ने सबको इकट्ठा किया, अपनी बंदूकें तान दी और कहा, सुनो, हम यहाँ स्थानीय लोगों से झगड़ा करने नहीं आए हैं। हम कैप्टन जैक की तरह नहीं बनना चाहते। हम बस कुछ फल खाकर निकल जाएंगे। फिर हम काहूमानू पर आते हैं। उसकी माँ उसकी गुफा में उसके पास आती है जहाँ वह रह रही थी और उसे अपने बालों में लगाने के लिए थोड़ा तेल देती है ताकि वे जुओं से मुक्त हो जाए और अपने नए दुल्हे के लिए तरोताजा हो जाए। फिर वह चली जाती है, लेकिन काहूमानू बहुत परेशान थी, इसलिए वह किनारे पर टहलने चली गई। अचानक ताला उसके सामने प्रकट होती है। काहूमानू कहती है, मैं सचमुच परेशान हूँ और मैं इस तरह शादी नहीं करना चाहती। ताला जवाब देती है, तुम्हारे सामने खुशी का केवल एक ही रास्ता है। काहूमानू तुरंत कहती है, प्लीज मुझे वहां ले चलो, मैं आपसे विनती करती हूँ। लेकिन ताला कहती है, तुम अकेले उस रास्ते पर नहीं चल सकती। कोई ना कोई तुम्हारे पास आएगा। वह व्यक्ति तुम्हारी मदद करेगा। तुम जहां कहीं भी होगी वह तुम्हारे पास आएगा। अचानक ताला को भय ने घेर लिया। काहूमानू ने पूछा, क्या हुआ, क्या हुआ? ताला ने उत्तर दिया, देवता भयभीत है। काहूमानू चौंक गई। क्या? देवता आखिर किससे भयभीत है? ताला ने कहा, वे तुमसे डरते हैं, क्योंकि तुम काहूमानू कुछ ऐसा करने जा रही हो जिससे पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। इसी बीच कियाना का समूह आखिरकार हिकी को ढूंढ लेता है और वह पूरी तरह ठीक है। उन्होंने जल्दी से उसे सारी बात बता दी और कहा कि वह कियाना के लौटने तक वहीं प्रतीक्षा करेंगे। दूसरी ओर कियाना का अभी भी राजा के आदमी पीछा कर रहे हैं और राजा का सलाहकार उसके सिर पर एक पत्थर से प्रहार करता है, जिससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है। फिर भी अपनी चतुराई, कौशल और अनुभव का उपयोग करते हुए कियाना भागने में सफल हो जाता है और किनारे पर स्थित एक गुफा में जा घुसता है। गुफा में पानी था, इसलिए कियाना ने वह पानी पिया और थोड़ा सा नहाया भी। पता चला कि वह गुफा किसी और की नहीं बल्कि काहूमानू की है। वह वहां पहुंचती है और उसे देखती है और उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन कियाना उससे कहता है, मेरी मदद मत करो। अगर राजा के आदमियों को पता चल गया कि तुम मेरी मदद कर रही हो तो वे तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन काहूमानू ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, मैं वैसे भी जीवन भर राजा के आदमियों से भागती रही हूं। फिर वो उसके घावों की देखभाल करती है और कियाना तो थोड़ा बेहतर महसूस होने लगता है। काहूमानू पूछती है, राजा के आदमी तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं? कियाना सब कुछ बताता है। तभी उसकी नजर एक पुरानी पिस्तौल पर पड़ती है। कियाना हैरान होकर पूछता है, ये क्या है? तुम्हारे पास ये अजीब उपकरण क्या है? काहूमानू मुस्कुराती है और कहती है, ये एक हथियार है। ये कैप्टन जैक नाम के एक आदमी का था, जो सालों पहले यहां आया था और ओहायो राज्य पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन राज्य के लोगों ने उसे और उसके आदमियों को, भले ही उनके पास उन्नत हथियार थे, खदेड़ दिया। पर तुम जानते हो कियाना, अंत में संख्या ही बहादुरी पर भारी पड़ती है। फिर वो कहती है, सुनो, चूंकि तुम यहां से भागने की कोशिश कर रहे हो, मेरे पास एक नाव है जो ओहायो जा रही है। तुम और तुम्हारे लोग मेरे साथ आ सकते हो। कियाना तुरंत जवाब देता है, बिल्कुल सही लगता है, चलो चले। दूसरी तरफ जंगल में व्यापारी पेड़ों से फल तोड़ रहे थे, लेकिन उनमें से एक पेशाब करने के लिए किनारे चला गया। जैसे ही उसने अपना काम पूरा किया, राजा का एक आदमी कहीं से आया और उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। उसी क्षण कियाना और काहूमानू जंगल में व्यापारियों को देखते हैं। व्यापारियों में से एक ने कियाना पर अपना हथियार तान दिया, गोली चलाने के लिए तैयार। कियाना, जो उस हथियार के असली रूप से अनजान था, अपना चाकू निकालता है, ये सोचकर कि वो उसे आसानी से मार सकता है। वो चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अपनी छड़ी तानने की? बेशक उसे यह एहसास नहीं था कि वो बंदूक है। शुक्र है व्यापारियों का नेता जल्दी से आगे आता है और अपने आदमी को राइफल नीचे करने का आदेश देता है। उसी क्षण कियाना अपना चाकू फेंकता है और राजा के एक आदमी को मार गिराता है। फिर वो काहूमानू को पकड़ता है और भीड़ के बीच से शांति से निकल जाता है। जब उसे लगता है कि राजा के आदमी बहुत करीब आते हैं, तो वो अपना नुकीले दांतों वाला हार उतारता है और काहूमानू को देते हुए कहता है, ये ले लो, उन्हें ले जाओ और निकल जाओ। मैं यहीं रहकर राजा के आदमियों का ध्यान भटकाऊंगा ताकि तुम्हें कुछ समय मिल सके। दूसरी ओर सभी व्यापारी अपनी नावों की ओर दौड़ पड़ते हैं, किसी भी मुसीबत में फंसने से पहले राज्य छोड़ने की कोशिश में।
कहू मानो कियाना के समूह तक पहुंचती है और कुपोई को वो हार दे देती है। फिर वो सबको अपनी नाव पर ले जाती है ताकि वो साथ साथ निकल सके। जैसे ही वो नाव तैयार कर रहे होते हैं, वो व्यापारी जो पहले बेहोश हो गया था प्रकट होता है और कहता है, कृपया मुझे अपने साथ चलने दो और मुझे मेरे जहाज तक वापस पहुंचने में मदद करो। कहू मानो उसकी ओर देखती है और उसे अपने साथ ले जाती है। दूसरी ओर कियाना अभी भी राजा के आदमियों से भाग रहा होता है। वो एक कोने में फंस जाता है और अब उसके पास पीछे हटने की कोई जगह नहीं बचती। वो मजबूर होकर उनका सीधा सामना करता है। पहले तो वो कई आदमियों को आसानी से गिरा देता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन फिर और योद्धा आते हैं और अंत में वे उसे परास्त कर देते हैं। वो कियाना को पकड़ते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। तभी राजा का सलाहकार प्रकट होता है उसे खत्म करने के लिए, लेकिन एकदम अप्रत्याशित कदम उठाते हुए कियाना सलाहकार को पकड़ता है और उसके साथ कगार से कूद जाता है। दोनों एक साथ पानी में गिरते हैं। ये सब कुबाली की आंखों के सामने होता है। वो अपने आदमियों से कहता है, ठीक है, तुम दोनों पानी में कूदो और मुझे कियाना का शव ले आओ। लेकिन थोड़ी देर बाद कियाना धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और खुद को कहां पाता है? व्यापारी के जहाज पर। पता चला कि व्यापारियों ने उसे पानी से बचाया था और जहाज पर ले आए थे, क्योंकि उसने पहले उन्हें राजशाही सैनिक से बचाया था। लेकिन कियाना बेकाबू है, गुस्से में और पूरी तरह स्तब्ध। वे सब उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, लो अपने हथियार ले लो, थोड़ा आराम करो, हम ही हैं जिन्होंने तुम्हें बचाया है। धीरे धीरे कियाना शांत हो जाता है। वो डेक से बाहर देखता है और देखता है कि जहाज माउई द्वीप से दूर और दूर जाता जा रहा है। और यहीं पर एपिसोड 2 समाप्त होता है। एक कमेंट छोड़ें और वीडियो को शेयर करें ताकि ये ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आइए, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आपको हर बार नया वीडियो आने पर सूचना मिल सके।